ये तुला इसकी उच्च राशि है, सिंह राशि में बैठा है, भाग्य भाव को देख रहा है नवम घर को। तो इस पूरी कुंडली में केवल एक ही राजयोग है कि दशमेश गुरु लग्न में बैठा है, उच्चाभिलाषी। सीन ये बना कि इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई 2018 में, उसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। और जिस स्क्रिप्ट और जिस फिल्म पर इन्होंने काम किया था उसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। वो हिट हो गई। उसकी कहानी ये थी कि एक आदमी जो है वो एक वीडियो बनाता है, वो वीडियो वायरल हो जाती है, उसी वीडियो के बेसिस पर वो इलेक्शन लड़ता और प्रेसिडेंट हो जाता है। और इनके साथ निजी जीवन में एग्जैक्टली यही हुआ। समझे कि अगर एक बड़ा उद्योगपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी सही एस्ट्रोलॉजी के मार्गदर्शन में आ जाए और सही निर्णय ले तो उसका अपना जीवन और उससे जुड़े हुए पब्लिक का जीवन सुख में बीत सकता है ना? ये कुंडली है, ये यूक्रेन के इस समय जो है बहुत ही चर्चित राष्ट्रपति हैं। उनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, है ना? आप देखते ही होंगे उसमें न्यूज़ में। तो फॉरेन में इधर एक 2-3 देश पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमारे पास मैसेज आया था कि इनकी जरा कुंडली पढ़िए। तो हमने सोचा कि इनकी कुंडली पढ़ी जाए। तो फिर इनकी डिटेल वगैरह हमने वेरीफाई की बहुत सारी वेबसाइट से, और लोगों से भी बातचीत की हमने फॉरेन में। तो ये एकदम एक्चुअल करेक्ट डिटेल आई है निकल के। तो इसमें पहली चीज़ तो ये देखिए कि राजयोग वगैरह क्या सिस्टम है ना? क्योंकि ये जो थे जेलेंस्की, ये कॉमेडियन थे, एक्टर थे, और एक बहुत ही स्पेशल कहानी है इनकी। तो अभी हम आपसे कहानी बताएंगे। जरा इसमें पहले जरा एक राजयोग वगैरह देखिए, इसमें क्या सिस्टम है। मिथुन लग्न की कुंडली है, कर्क राशि है। तो लग्नेश बुध द्विस्वभाव में, अष्टमेश का शनि स्थिर में, यह हो गई दीर्घायु। लग्न द्विस्वभाव में और चंद्रमा चर में, यह हो गई अल्पायु। शनि स्थिर में, चंद्रमा चर में, यह हो गई मध्यायु। तो आयु में मध्यायु है। हाँ, आयु का कालखंड तो मध्यायु में आता है। ठीक है, वो 40 से 70 है, 40 से 80 साल। 40 से 80। अब आओ राजयोग देखा जाए। हाँ, ये 44 साल के हैं तकरीबन। तो लग्नेश 7वें घर में गया, ठीक है नहीं? हाँ, ये कोई राजयोग नहीं दे रहा। दशमेश गुरु इनका लग्न में बैठा हुआ है और उच्चाभिलाषी है। कर्क इसकी उच्च राशि है, मिथुन में बैठा है। यही एक राजयोग ये हो गया। पंचमेश का शुक्र इनका गया 8वें घर में, ये कोई राजयोग नहीं देता। शनि इनका अपने से 7वें बैठा है, तीसरे घर में। ठीक है, उच्चाभिलाषी है ये। तुला इसकी उच्च राशि है, सिंह राशि में बैठा है, भाग्य भाव को देख रहा है नवम घर को। तो इस पूरी कुंडली में केवल एक ही राजयोग है कि दशमेश गुरु लग्न में बैठा है, उच्चाभिलाषी। ठीक है, कर्क इसकी उच्च राशि है, मिथुन में बैठा है। तो एक यही एक राजयोग है सिंपल तरीके से कि जो सबसे बड़ा राजयोग है ना इस पूरी कुंडली पर। अच्छा, और इसमें हम 2-4 चीज़ें आपको बताते हैं। ये बेसिकली तो जो है स्वभाव से एक्टर है ना? सूर्य की महादशा चल रही थी 2015-2018 के आसपास में। तो तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है इनका टीवी सीरियल यूक्रेन में बड़ा मशहूर हुआ, उसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल, है ना? और 2018 में इनके ऊपर बैन लग गया। तो मतलब ये हिट भी हुए, सुपरस्टार हो गए थे 2015 में। सूर्य की महादशा चल रही थी उस समय, तो उसमें ये सुपरस्टार हो गए थे। 2018 में इनके ऊपर प्रतिबंध लग गया। वो प्रतिबंध लगा, एक टीवी सीरीज आई थी लव इन द बिग सिटी पार्ट 2, उसमें ये लीड एक्टर थे। तो इन पे प्रतिबंध लग गया क्योंकि वो उसमें रशियन लैंग्वेज में था। तो ये थोड़ा सा ना उस टाइप के थे जैसे भ्रष्टाचार विरोधी जो बातचीत करते हैं, तो उस तरीके की बातचीत करते थे। और इन्होंने एक अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई, उसका नाम था के वार्टल 95। अब आप देखिए कि एक बहुत ही हमने रिसर्च में एक चीज़ पाई जो आज तक हमने कभी नहीं पाई हॉलीवुड के अंदर।
उसमें सीन ये बना कि इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई 2018 में, उसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। और जिस स्क्रिप्ट और जिस फिल्म पर इन्होंने काम किया था उसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। वो हिट हो गई। उसकी कहानी ये थी कि एक आदमी जो है वो एक वीडियो बनाता है, वो वीडियो वायरल हो जाती है, उसी वीडियो के बेसिस पर वो इलेक्शन लड़ता और प्रेसिडेंट हो जाता है। और इनके साथ निजी जीवन में एग्जैक्टली यही हुआ। वो एक संयोग है ना। वो एक संयोग जो है वो बहुत ही अच्छा घटित हुआ। तो हमको लगा कि ये कुंडली पढ़नी चाहिए, देखिए कैसे बढ़िया घटित हुआ। एक संयोग है ना, हमेशा नहीं होता है, कभी कभार किसी के साथ ये संयोग बन जाता है। अच्छा, अब इनकी कुंडली पर अगर मोटे तौर पर गणना की जाए, है ना, तो लग्नेश अपने से साथ में बैठा लग्न को देख रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मिथुन लग्न की कुंडली है ना। और मिथुन लग्न में जरा दो चीजें ध्यान से देखो। क्या? तो एक तो गुरु लग्न में बैठा है नहीं। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें विरोधाभास कैसे है। गुरु लग्न में बैठा है और गुरु सात्विक ग्रह है, ठीक है, दशमेश है नहीं। लेकिन दूसरी जो बुध की लग्न है वो है कन्या, चौथे घर में। यहाँ राहु बैठा है नहीं। ये छल कपट की बात है। अच्छा। राहु, तो इसका मतलब है कि इस मनुष्य का जो स्वभाव है वो विरोधाभासी है। विरोधाभासी है नहीं। अच्छा। एक तरफ तो ये सात्विक की बातें करेगा, ठीक है, कभी। अच्छा। और कभी इसके अंतर मन में छल होगा। अच्छा। हाँ, सबके प्रति। सबके प्रति। हाँ, वो कोई इंडिविजुअल एक पर्सन की बात नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के साथ हो। इनका स्वभाव ही है, स्वभाव ही है विरोधाभासी स्वभाव। एक तरफ सात्विक और एक तरफ छल, दो चीजें इनके ठीक साथ हैं, है ना। अच्छा, और बुध की लग्न है मिथुन लग्न। ये बुध सातवें घर में बैठ करके अपने घर को देख भी रहा है। ठीक है ना। अब देखो, तो सातवें घर को देख रहा है, तो सीधे सी बात है, बुध के आदमी बड़े चतुर होते हैं, है नहीं। किसी को भी इन्फ्लुएंस करने की इनकी जो पावर है वो ज्यादा होती है, और लग्नों की अपेक्षा लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, प्रभावित करने की क्षमता ज्यादा होती है ना। और चौथा घर इनका जनता का है। अच्छा। वहाँ राहु बैठा है। ठीक है ना। तो इन्होंने अपने जो अंतर्मन का प्रभाव है उसको यूज करके जनता पे नहीं प्रभाव डाला, राष्ट्रपति बन गए। ठीक है ना। लेकिन अब एक के घर में गुरु बैठा है मिथुन में, बुध के एक लग्न में, और एक लग्न में राहु बैठा है। ठीक है, ध्यान से देखो तो बुध की दो लग्न, एक मिथुन एक कन्या, एक में गुरु एक में राहु, एक तरह का चंडाल योग बनाता है। गुरु चांडाल जो योग कहते हैं, क्योंकि दोनों लग्ने, वही हमने बताया ना कि विरोधाभासी स्वभाव है नहीं, कि इनको स्वयं में कंफर्म नहीं है कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है नहीं। तो उसी वजह से ये सब कंट्रोवर्सीज इस समय चल रही है। इस समय जितना भी ये चल रहा है सारा सिस्टम। अच्छा, और इसमें देखिए इस समय जो करंट महादशा चल रही है वो चल रही है चंद्रमा की। अब आओ चंद्रमा की जरा गणना कर लेते हैं। सेकंड हाउस का मालिक है कर्क राशि, ठीक है ना। यहाँ चंद्रमा बैठा है अपने घर का, ये तो ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ मंगल नीच का बैठा है। ठीक। अब मंगल खष्ठेश भी है और एकादशेश भी है। ठीक। तो अब ये क्या बताता है, और यहाँ पे दूसरे घर पे सूर्य की भी दृष्टि आ रही है, उच्चाभिलाषी, अरे नीचाभिलाषी। तुला इसकी नीच राशि है सूर्य की, और कर्क पे दृष्टि आ रही है, और शुक्र की दृष्टि जा रही है कर्क पे। ठीक है। तो शुक्र की दृष्टि जाएगी तुला राशि से, 3 राशि पीछे है, तो शुक्र की दृष्टि यहाँ चंद्रमा पे आ रही। तो अब ये मंगल इनका जो खष्ठेश है और एकादशेश है, यहाँ नीच का पड़ा हुआ धन भाव में, यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ। ठीक है। और केतु की 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आ रही है नहीं। तो अब
चंद्रमा यहाँ मंगल यहाँ नीच भंग तो कर रहा है चंद्रमा के साथ, है ना। अच्छा, एक कमाल हम बताते हैं। हाँ, आपने नीच भंग का नाम लिया। अच्छा, सुनो, मंगल के नीच भंग में हाँ ये राष्ट्रपति बने। हाँ, अब ये केतु की दृष्टि यहाँ जो आ रही है, हाँ, तो ये इनके माइंड को कंसंट्रेट नहीं होने देती। अच्छा, ना, कंसंट्रेट नहीं होने देती। हाँ, इस समय इनकी जो परिस्थिति है, ये जो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, है नी, वो केवल गुरु के कारण है। हाँ, बस क्या अड़े हुए हैं कि हम देश नहीं छोड़ेंगे और हम देश को बचाएंगे, है नी। अच्छा। और सब हमारी सहायता करें, अमेरिका और नाटो। तो वो कुंडली के अंदर जो है वो साफ स्पष्ट है ना। हाँ। तो अच्छा, हाँ, आपके हिसाब से एज ए एस्ट्रोलॉजर, ना कि जैसे हम लोग धरती के ऊपर रह रहे हैं तो हम लोग सदस्य हैं एक धरती के, है ना। पूरा धरती अगर कुटुंब है तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अगर इसके सदस्य हैं तो सदस्यता के नाते नहीं, हमारा सवाल है कि एक ज्योतिषी के नाते इस कुंडली पर क्या रेमेडीज हो सकती हैं जिसकी वजह से जो भी निर्णय इनके द्वारा गलत सही जो भी लिए गए हैं, जिसका भुगतान यूक्रेन की पूरी जनता कर रही है ना, वॉर का। ठीक है, युद्ध कभी भी किसी भी चीज का मसला का हल नहीं होता है, ये है ना बात। तो इनकी कुंडली के ऊपर कोई ऐसी रेमेडी बनती है जिससे कम से कम इनके सही निर्णय या जो भी ये निर्णय ले, सही गलत ले, उसका भुगतान जनता को न करना पड़े। देखो, अब इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, ठीक है ना, है ना। चंद्रमा चल रही इस समय है, और चंद्रमा में शनि नहीं, अभी तो गुरु चल रहा है, चंद्रमा में चल रहा है, ठीक है। अक्टूबर तक चलेगा। फिर चंद्रमा में आएगा शनि 2024 तक। शनि मिथुन लग्न में भाग्य से नहीं, तीसरे घर में बैठा है, भाग्य भाव को देख रहा है, ठीक है। तो 2024 तक तो स्थिति ये कुछ ठीक ठाक रहेगी। अच्छा, हाँ। लेकिन इसमें एक समस्या ये आ रही है कि इस समय अक्टूबर 22 तक गुरु की दशा है ना, चंद्रमा में गुरु। तो ये गुरु जो यहाँ लग्न में बैठा है, ठीक, ये अभी एग्जैक्ट मैं इसकी पोजीशन बताता हूँ कि अक्टूबर 2022 तक इनके पास केवल समय है। अच्छा, बस, ठीक है, राजयोग का। अच्छा, ठीक। इसमें अगर ये कुछ सक्सेस प्राप्त कर पाए तो कर पाए देश के लिए और अपने लिए, अन्यथा इसके बाद कहानी मेरे को इसमें जन्म कुंडली के अनुसार ठीक नहीं लगती। हाँ। अच्छा, कारण ये है, हाँ, बताइए कारण कि भाग्येश जो शनि है, ये अपने शत्रु के घर में सूर्य की राशि में बैठा है, ठीक बात, तीसरे घर में, और सूर्य बैठा है इनके 8वें घर में, मृत्यु के घर में, ठीक है ना। वहां पर इनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या आने वाली है। अच्छा, हाँ, शनि की अंतर्दशा में, चंद्रमा में शनि। अच्छा, एक चीज और हम ध्यान दिए, ये द्वितीयेश की महादशा चल रही है। द्वितीयेश की चंद्रमा है, हाँ, चंद्रमा द्वितीयेश मार्केश तो बनेगा ना। हाँ, द्वितीयेश मार्केश तो बनेगा चंद्रमा। तो अभी तक सब अच्छा चल रहा था, ये राष्ट्रपति थे, 2019 में बने थे, 2 साल ढंग से चला। अब अचानक से इसी राष्ट्रपति के कार्यकाल में युद्ध हुआ, तो मतलब यह है कि राजयोग की महादशा में तो युद्ध नहीं होगा भाई। युद्ध का मतलब है अशांति, युद्ध का मतलब है राजयोग गुरु दे रहा ना, लेकिन चंद्रमा यहाँ पीड़ित है। हाँ, तो वो चंद्रमा की महादशा में मानसिक अशांति चल रही है, इनको चल रहा है ना, है ना, सारा सिस्टम। और ये चंद्रमा की दशा इनकी 2025 तक है, ठीक। तो 2025 तक मानसिक अशांति चलेगी क्या? यहाँ देखो कि एकादशे सुखष्ठे से रोग ऋण शत्रु का मालिक है, ठीक है, यही लाभ भाव का भी मालिक है। तो इसका मतलब है कि शत्रुओं के द्वारा, है नी, इनको कष्ट 2025 तक तो मिलना ही मिलना है, बना रहेगा। हाँ, ठीक। और आगे भी ठीक नहीं कहानी। अच्छा। क्योंकि सूर्य चंद्र मंगल, अगली महादशा मंगल की आ जाएगी, वो मंगल वहाँ नीच का पड़ा हुआ है। हाँ, ठीक है। तो यानी कुंडली के ऊपर जीवन की हानि के योग बन रहे हैं ना। बिल्कुल हानि के योग बन रहे हैं। और ये बस मैं बता रहा हूँ कि केवल अक्टूबर तक इनके पास समय है, अक्टूबर 2022 तक।
उसके बाद तो फिर इसके बाद तो कहानी गड़बड़ है। कहानी गड़बड़ आएगी ना। है ना? हाँ, और मंगल का जो नीच भंग हो रहा है वो कोई ऐसा राजयोग कारक ग्रह भी नहीं है इस मिथुन लग्न पे कि जिसका नीच भंग कोई ऐसा पॉजिटिव परिणाम देगा। और दूसरी चीज ये है कि ये जो राहु यहाँ चौथे घर में बैठा है, कहते हैं कि राहु अगर चौथे घर में बैठ जाए और बुध, ठीक है ना, बुध यहाँ बैठा है 7वें घर में धनु राशि में, ये नीचाभिलाषी है। मीन इसकी नीच राशि है बुध की, ठीक है ना, तो ये नीचाभिलाषी है। हाँ, अब ये राहु यहाँ क्या करेगा, ये इस समय वर्तमान की जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, इनके कार्यकाल में ही ये गृह युद्ध हो जाएगा यूक्रेन के अंदर, अपने ही देश में। वहाँ की जनता, ये राहु गड़बड़ाएगा, ये राहु गृह युद्ध करा देगा, क्योंकि उसमें जनता के भाव में बैठा हुआ है। जनता के भाव में बैठा हुआ, जनता के बीच में इनकी छवि को धूमिल भी करा देगा। बिल्कुल कराएगा, धूमिल कराएगा और गृह युद्ध करा देगा। ठीक है, क्यों कि अब ये बुध इनका जो है बुध नीचाभिलाषी है। अगर ये बुध बलवान होता, ठीक है ना, तो वो पोजीशन नहीं आती, लेकिन बुध नीचाभिलाषी है। मेन इसकी नीच राशि है, उससे 3 राशि पीछे बैठी। ठीक है ना, तो इस कारण से इस देश के अंदर एक अराजकता की स्थिति इनकी कारण बन सकती है। हाँ, इनके क्या, इनकी कुंडली के कारण, इनकी कुंडली के कारण, इंसान का उसमें दोष नहीं है। नहीं, तो इनकी कुंडली के कारण इस देश में अराजकता की स्थिति, गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। ठीक है नहीं, तो मतलब, और हाँ, अंदर देश के अंदर लूट मार की स्थिति। तो लूट मार तो देखिए, जिस देश में युद्ध होता है वहाँ लूट मार तो चलती है, वही चीज। तो आपका कहने का ये मतलब है कि देखिए, जैसे जितना हम इस शास्त्र को समझ पाए हैं, कि इस शास्त्र के अंदर अगर किसी आदमी से गलत निर्णय होते हैं जीवन में, तो उसमें वो ठीक बात है कि इंसान ने निर्णय लिया, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रह दशाएं और ये सब चीजें काम करती हैं। ये तो चीजें काम करती ही हैं। तो इसमें मतलब जैसे हमारे अभी तक दिमाग में ये था कि इन्होंने गलत निर्णय लिया तो हम इनको दोष दे रहे थे। तो अब आप एज एन एस्ट्रोलॉजर हमको ये बता रहे हैं कि इसमें इनका दोष नहीं है, इनके ग्रह नक्षत्रों का दोष है। ग्रह नक्षत्र ऐसे बैठे हैं कि ये गलत निर्णय ले लेंगे, कि ये गलत निर्णय, अच्छे भले राष्ट्रपति बने थे, एक्टर थे, चीजें अच्छा होंगी, और जिसके कारण से ये सारी समस्याएं आएंगी, सारी समस्याएं आएंगी। हाँ, एक चीज इसमें और है क्या, कि अब भी समय है इनके पास अक्टूबर 2022 तक। हाँ, तो बताइए आप। हाँ, अगर ये यहाँ पे सही कर लेते हैं सारी चीजें। अब देखिए वो कैसे सही कर लेंगे, उनके पास कोई एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, हाँ, जो उनको बताए। हाँ, हालांकि सबके सारे बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के पास अपने जो है विवेक बुद्धि वाले एस्ट्रोलॉजर होते हैं। हाँ, होते तो, लेकिन अब यही है ना कि उनके पास कुछ ऐसा हो जो उनको बताए। वरना जैसे आपने जितनी कुंडलियां पढ़ी, बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने फ्रॉड किए, तो इनके पास या तो अपने अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं रहे होंगे, उन्होंने समय पर सचेता नहीं, उनको चेताया नहीं, इसकी वजह से उन्होंने गलत निर्णय लिए, पब्लिक का और अपना सब नुकसान किया, है ना। तो हम इसका ये मतलब समझें कि अगर एक बड़ा उद्योगपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी सही एस्ट्रोलॉजी के मार्गदर्शन में आ जाए और सही निर्णय ले, तो उसका अपना जीवन और उससे जुड़े हुए पब्लिक का जीवन सुख में बीत सकता है, सुख में बीत सकता है ना। इस बात में सहमत है क्या आप हमारी? हाँ, और इसमें एक ही चीज जो हमारी समझ में आती है, क्या, कि अक्टूबर 2022 तक अगर ये किसी भी प्रकार से जैसे भी बने, है नी, ये जो युद्ध चल रहा है इसमें कोई समझौता कर लें, समझौते पे आ जाएं, ठीक है, युद्ध रुक जाए, तब तो गनीमत है, तब तो ठीक है। हाँ, वरना पता चला अभी एक कुंडली की वजह से यूक्रेन की जितनी और कुंडलियां हैं, लोगों की, वो भी नहीं तो नुकसान आगे शनि की अंतर्दशा इनके लिए घातक होगी, है बहुत ही कष्टकारी। ठीक है जी, हमने सोचा इनकी कुंडली पढ़ी जाए। हम तंग आ गए थे, इतने मैसेज आ रहे थे, इतने कॉल आ रहे थे कि जेलेंस्की की कुंडली किसी तरीके से पढ़िए किसी। नहीं, ये तो है ही। अभी इस समय वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से रूस यूक्रेन का वार चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग विश्व युद्ध की परिस्थितियां देख रहे हैं, लेकिन वो तो समय की बात है, वो तो। देखिए, अच्छा, एक चीज हम और चाह रहे थे कि थोड़ा सा इस बारे में भी एक अपना थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है ऐसी,
ये जैसे YouTube के ऊपर हर आदमी आके एस्ट्रोलॉजर बन के और अपना प्रिडिक्शन कर रहा है कुंडलियों का, तो आपके हिसाब से हम ये जानना चाहते हैं कि आपको बहुत लोग सुनते हैं, हर आदमी हमसे फ़ोन करता है, बातचीत करता है, कहता है कि गुरुजी से बातचीत करवाइए, हम समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ये जो युद्ध के प्रिडिक्शन है, लोग इतना लालायित होकर करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे युद्ध ना हुआ, भगवान का प्रसाद हो गया कि हम भी प्रिडिक्शन करेंगे, हम भी प्रिडिक्शन करेंगे, हम भी प्रिडिक्शन करेंगे। तो क्या युद्ध का प्रिडिक्शन करना कोई भगवान का प्रसाद है? उससे तो बचना चाहिए ना। बहुत पहले हमने एक न्यूज़ सुनी थी, पता नहीं वो न्यूज़ सही है नहीं सही है क्या, लेकिन अमेरिका के थिंक टैंक ने एक डेटा तैयार किया था। अच्छा। कि संसार में इस समय जितने परमाणु बम हैं सब टोटल हर देश को मिला करके, उससे अगर वो सारे बम फूट जाएंगे धरती पर, तो धरती 1000 बार बुरादा बन के इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी। अच्छा। खत्म हो जाएगी। ठीक है नहीं? तो इतनी भयानक स्थिति है कि मानव सभ्यता तो छोड़ो, धरती ही नहीं रहेगी अगर ये सारे एटम बम फूट जाएंगे, दब जाए, है ना? तो अब ये तो सीधी सी बात है कि किसी भी युद्ध का कोई भी परिणाम अच्छा नहीं होता। यहाँ तक कि त्रेता युग में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में जितने भी युद्ध हुए हैं, है ना, उसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए। हाँ, है ना? बहुत नुकसान हुआ। सही। कितनी औरतें विधवा हो गई। सही है ना? तो युद्ध कभी अच्छा नहीं होता कभी, चाहे प्रथम विश्व युद्ध को ले लो, चाहे जिसको ले ले, हाँ, वर्तमान में द्वितीय विश्व युद्ध को ले लो, ठीक है? तो वहां तो चलो हम मान लेते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक एटम बम नहीं था, केवल एक ही एटम बम, 2 एटम बम डाले गए हिरोशिमा नागासाकी पे। ये तृतीय विश्व युद्ध जो होगा, अगर कहीं हो गया, ठीक है ना, बहुत नुकसान जान माल का होगा। तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अरे हमने थोड़ी रिसर्च की कि द्वितीय जो मेरे को आंकड़ा लगता है नहीं, इसी वीडियो पर मैं एक चीज और खोल देना चाहता हूँ। जो मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां संसार में हैं, है नहीं, और लोग बिल्कुल ऐसी प्रवृत्ति में हैं कि उनको ये कुछ समझ में नहीं आता है, नहीं, मानवता के बारे में, नहीं, शांति के बारे में। तो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना से नकारा नहीं जा सकता कि नहीं होगा, है, इसका कोई दावा नहीं कर सकता कि नहीं होगा। लेकिन ईश्वर न करे कि इस पृथ्वी पर तीसरा विश्व युद्ध हो, है ना? सही। क्योंकि उसमें मानवता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, जिसकी गणना ही नहीं हो सकती। सही बात। हम लोग तो कहानियां पढ़ते हैं फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की। हाँ, वो तो हम लोग जो भुक्तभोगी हैं उनको असली पता होगा। जो आज बेचारे जीवित होंगे द्वितीय विश्व युद्ध के, प्रथम विश्व युद्ध याद कर करके रोते होंगे। अरे रोते होंगे। तो युद्ध जो है वो शांति का विकल्प नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। न हथियार से शांति आ सकती है, न युद्ध से। तो वो जो आप बात कहते हैं शांति, केवल एक ही बात से आ सकती है कि कोई इनलाइटेंड मास्टर, समय का महापुरुष इस संसार में, ठीक है ना, प्रकट हो, ठीक, और वो जो उसके पास ज्ञान है उस ज्ञान को प्रदान करे इस संसार के मनुष्यों को, ठीक है, उसका मनुष्य अभ्यास करे, तो उनके जीवन में शांति होगी, जीवन में शांति होगी, अन्यथा अशांति ही रहेगी, अशांति हमेशा रहेगी। ठीक बात है।